हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग सेंटर ऑफ मास ऑफ वेरियस स्ट्रक्चर्स को देखेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ सम रेगुलर स्ट्रक्चर का जिसके पास सिमेट्री है। कम से कम दो सिमेट्री लाइन होना चाहिए। सिमेट्री का मतलब जैसे आप मिरर इमेज जैसा देखते हैं, मिरर इमेज सिमेट्री की हम बात कर रहे हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए लीजिए स्क्वायर, इसके पास कितने लाइन ऑफ सिमेट्री हैं? 1 2 3 4, दो ठो साइड के मिडिल से और दो ठो कॉर्नर से डायगोनल एलोंग डायगोनल। तो ये चार सिमेट्री लाइन है। आप इसके दोनों तरफ देखेंगे तो बिल्कुल एक जैसा दिखेगा। तो कम से कम यदि दो सिमेट्री लाइन मिल गया और जहां पर उसे कट करता है उसको हम कहते हैं उसका सेंटर या सेंट्रॉइड, आप जो भी कहना चाहो उस सेंटर कहते हैं। वही उसका ये होता है, सेंटर ऑफ मास होता है। तो यहाँ पर जो सेंटर ऑफ मास आपको नजर आया वो ये पॉइंट आ गया, क्योंकि यहाँ पर सिमेट्री लाइन कट कर रहा है। तो जो हाल स्क्वायर का है वही हाल रेक्टेंगल का होगा। और 3D में यदि हम स्क्वायर की जगह पर देखें तो ये क्यूब आ गया। क्यूब के भी वही चार सिमेट्री लाइन है और इसका जो सेंटर है एकदम बीच में वो इसका सेंटर ऑफ मास हो जाएगा। स्फीयर को देखें तो स्फीयर में भी इसमें तो इन्फानाइट नंबर ऑफ लाइन्स हैं, सिमेट्री लाइन्स हैं। आप कोई भी लाइन जो सेंटर से होकर पास करता है वो सिमेट्री लाइन है। तो ये सेंटर इसका जो है वो हो गया सेंटर ऑफ मास। हाँ, वैसे ही डिस्क में देखें 2D में तो इसका भी बिल्कुल सेम सिचुएशन है। इसका प्रोजेक्शन है 3D में, जो स्फीयर है उसी का प्रोजेक्शन 2D में डिस्क है। तो इसका भी जो है हम सिमेट्री लाइन देखें तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे इनफाइनाइट है और वो सारे जो सेंटर्स होकर पास करते हैं वही सेंटर्स का सेंटर ऑफ मास है। रिंग के केस में भी वैसे ही बहुत सारे हैं, इनफाइनाइट हैं और सब जहाँ पर कट करता है वो उसको सेंटर ऑफ मास कहते हैं। ये एलिप्सॉइड है, इसमें इनफाइनाइट सेंटर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है, केवल चार है ना। एक एलोंग मेजर एक्सिस, एक एलोंग माइनर एक्सिस। और कहीं से भी आप इसको देखोगे तो आएगा क्या? आ सकता है ना, इधर से तो आ सकता है, आ सकता है। नहीं, इधर नहीं आ रहा है। इधर कुछ अलग दिख रहा है, ऐसे दिख रहा है, यहाँ से ऐसे दिख रहा है। यदि आएगा भी तो दो और आ सकते हैं ऐसे, उससे ज्यादा तो नहीं होंगे। तो एनीवे इसका भी जो है सो सेंटर जो है सो सेंटर ऑफ मास दोनों एक ही जगह हुआ। सिलेंडर का भी देखेंगे तो सेंटर ऑफ मास और जो इसका सेंटर है वो सभी एक ही जगह है। तो ये वो सारे ऑब्जेक्ट्स हैं जो रेगुलर हैं और जिसमें एक से ज़्यादा सिमेट्री लाइन है। वो जहाँ पर कट करते हैं वही उसका सेंटर है, वही उसका सेंट्रॉइड है, वही उसका सेंटर ऑफ मास है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है कि वहाँ जहाँ पर सिमेट्री लाइन नहीं है। इसमें हम लोग ट्रायंगल को देखते हैं। ट्रायंगल एक स्पेशल केस है। ट्रायंगल में केवल इक्विलेटरल ट्रायंगल के पास तीन सिमेट्री लाइन होते हैं, राइट। इसके दोनों तरफ जो सिमेट्रिक है, इसके दोनों तरफ सिमेट्रिक, तीन तो सिमेट्रिक लाइन है यदि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो। और यदि इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं है तो इसके पास एक भी सिमेट्री लाइन नहीं होगा। एक सिमेट्री लाइन तो हो सकता है, नहीं वो भी शायद नहीं होगा, राइट। तो यहाँ पर इसका सेंटर ऑफ मास जो है, फिर भी एक भी सिमेट्री लाइन नहीं हो या एटलीस्ट कम से कम हमें तो श्योरली पता है कि दो सिमेट्री लाइन नहीं है इसका, हर एक केस में इक्विलेटरल को यदि छोड़ दें तो। लेकिन फिर भी इसका जो सेंटर है वो सेंट्रॉइड ही होता है। जी कहिए, एस सी कहिए, इस केस में होता है। चाहे वो किसी भी तरह का ट्रायंगल हो, वो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो या ऑब्लिक ट्रायंगल हो या जो भी जिस तरह का भी ट्रायंगल का आप सोच सकते हो, एक्यूट हो ऑब्ट्यूज हो, जो भी आप सोचें, उसका सेंटर ऑफ मास उसका सेंटर पर ही होता है जिसको हम सेंट्रॉइड कहते हैं। तो ये स्पेशल केस था कि बिना सिमेट्री लाइन के भी इसका सेंटर पर ही सेंटर ऑफ मास है। लेकिन उसके बाद अब आगे चलते हैं जो डिफरेंट, जिसका कोई दो तो सिमेट्री लाइन नहीं है। ओके, सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पर मैंने एक पॉइंट ले लिया। अब इसका तो बहुत सारे सिमेट्री लाइन हो सकता है, लेकिन यहाँ से यदि बैठ कर देखें तो इसका क्या सिमेट्री लाइन दिखेगा? एक ही लाइन तो है इसके पास जा रहा, राइट। तो इसका सेंटर ऑफ मास उसी पर आकर बैठ गया क्योंकि पॉइंट मास है। हाँ, ये क्यूरियस जो बॉय है ये देख रहा है इसका कि कहाँ पर इसका सेंटर ऑफ मास है, इसी पर है, एल पर है, राइट। अब इसी से यदि हम बना दें एक रड, ऐसा ही बहुत सारा जो है इसमें फिट करते जाएं और रड बना दें, यहाँ से स्टार्ट करें फिलअप करने उस लड़के के तक चला है, ठीक है। पूरा एल लेंथ तक जो है सो इस रड बैठा दें। अब सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा? अब इसके बीच में आएगा, राइट, L/2 आएगा। तो जो सेंटर ऑफ मास ये 0D है, जीरो डायमेंशन है। ये 1D है, वन डायमेंशन है। 0D है क्योंकि इसमें लेंथ नहीं है, ब्रेथ नहीं है, विड्थ नहीं है, कुछ भी नहीं, इसलिए इसको 0D कहते हैं। जीरो डायमेंशनल है, पॉइंट है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर हम अब ये आपको एक फार्मूला बता रहे हैं कि कैसे लोअर डायमेंशन से जब हायर डायमेंशन में जाते हैं उस वैसे ही स्ट्रक्चर से इसको फिलअप करके बना रहे हैं।
तब आप दूसरे के जो हायर डायमेंशन में जो स्ट्रक्चर है उसका डायमेंशन, उसका सेंटर ऑफ मास कैसे निकाल सकते हैं। उसको निकालने के लिए आपको सिंपली इसका जो सेंटर ऑफ मास है उसमें एक नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है, और वो नंबर कौन सा है, वो है मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर। यहाँ पर दोनों में से जो सबसे ज्यादा डायमेंशन जिसका है वो डायमेंशन लिखिए और उसको डिवाइड कर दीजिए उससे एक ज्यादा नंबर से। तो इस केस में ज्यादा डायमेंशन जो है लीनियर का है, ये लीनियर जो रॉड है उसका डायमेंशन एक है, उसको एक लिखते हैं और उसको हम 1+1 2 से डिवाइड कर देते हैं, हाफ आ गया। तो एल को यदि मैंने L/2 से डिवाइड कर दिया तो ये सेंटर ऑफ मास रॉड का आ गया। तो आपको इसमें केवल पता रखना है लोअर डायमेंशन का जो स्ट्रक्चर है उसका सेंटर ऑफ मास पता रखना है, हायर डायमेंशन वाला आप पता कर लेंगे, या फिर रिवर्स इंजीनियरिंग करके यदि आपको लोअर वाला नहीं याद है हायर वाला याद है तो आप वापस भी इसको कर सकते हैं, इसको उल्टा से इसका जो इनवर्स है उससे मल्टीप्लाई करना होगा। अब यहाँ पर देखते हैं रिंग है, रिंग जो है इसको हम वन डायमेंशन बोल रहे हैं। अब वन डायमेंशन बोल रहे हैं तो आप एक्स एक्सिस में बैठाने नहीं लग जाएगी, हम एक डायमेंशन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसका मास जो है सो एक लाइन में है। अब वो लाइन स्ट्रेट लाइन नहीं है, कर्व्ड लाइन ही है सही, लेकिन लाइन में ही है। अब तो इसलिए हम इसको, चूंकि एक लाइन में इसका मास है इसलिए हम इसको 1D बोल रहे हैं। और ऐसे ही बहुत सारे रिंग से हम मिलाकर बना देते हैं डिस्क। यहाँ पर ये रहा रिंग, ये हो गया डिस्क। किसी एक का यदि हमें पता है सेंटर ऑफ मास तो दूसरे का निकाल सकते हैं। देखिए हायर का जो हायर डायमेंशन में जो ऑब्जेक्ट है उसका सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए क्या करते हैं, लोअर डायमेंशन के सेंटर ऑफ मास से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर। इस केस में वन डायमेंशन से टू डायमेंशन में गया है ऑब्जेक्ट, तो जो हायर डायमेंशन है 2, उसको डिवाइड कर दिया 2+1 2/3 से। और रिंग के लिए आपको याद रखना है, दोनों में से किसी एक का तो याद रखना ही पड़ेगा, इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो 2r/π पर है। इसका जो सिमेट्रिक लाइन है, एक लाइन इसमें सिमेट्री है, दो नहीं है, दो होता तो जिसका इंटरसेक्शन पॉइंट जहां होता वही उसका सेंटर ऑफ मास हो जाता है, लेकिन इसमें एक ही है और कहीं आप नहीं देख सकते उसका सिमेट्री लाइन। तो ये जो सिमेट्री लाइन है उसी सिमेट्री लाइन पर होगा, पहली बात। और दूसरी बात, यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है वो कितना है 2πr, ये 2/π कितना होता है, ये समथिंग लाइक 0.66 या 67 होगा, ऐसे कहिए 67 या 66 आएगा आर का, आधा से ज्यादा आ गया। आप यदि चाहो तो कैलकुलस यूज करके देख सकते हो कि ये जो रिंग है आपका, ये रिंग है, ये मान लीजिए आपका r/2 हो गया उधर, r/2 हो गया इधर। एक लाइन यदि यहाँ से आप ड्रॉ करें तो ये जो लेंथ आपको जो नजर आ रहा है इसको हम L2 कहें, और इधर जो आ रहा है नजर L3 L1 कहें। ये L2 जो है वो बड़ा है L1+L3 से, क्योंकि ये बड़ा है इसलिए इसका मास ज्यादा है, और जिधर मास ज्यादा होगा, अब दो हमारे पास दो ब्लॉक है ना, एक ये और एक ये, तो दोनों में से इसका मास ज्यादा है, इसका जब मास ज्यादा, लेंथ ज्यादा है तो मास भी ज्यादा है, और जिसका मास ज्यादा होता है सेंटर ऑफ मास उसी की तरफ टिल्ट कर जाता है, उसी की तरफ चला जाता है। ये बिल्कुल वैसा ही है कि मान लीजिए दो आदमी जो है झगड़ा कर रहा है आपस में और आपको एक पार्टी चुनना ही है, ऐसा नहीं आप न्यूट्रल नहीं रह सकते। यदि कहा जाए नहीं आपको किसी एक का पार्टी चुनना है तो आप क्या करोगे, आप बोलोगे हम उसका पार्टी चुनेंगे जिसका जीतने का प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, मतलब जो ज्यादा स्ट्रांग लग रहा है आप उसकी तरफ बढ़ जाते हो। सेंटर ऑफ मास भी वही करता है, इस सेंटर ऑफ मास जो है ये दोनों में से किसकी तरफ टिल्ट करेगा, इसका जो सेंटर ऑफ मास है उसकी तरफ टिल्ट करेगा, क्योंकि ये ज्यादा हैवी है। तो मैंने यहाँ पर जस्ट बताया कि इसका जो सेंटर ऑफ मास है एक सेमी सर्कुलर रिंग का वो 0.67, जो कि यहाँ पे एक्जैक्टली 2r/π होता है। लेकिन यदि हम इसी रिंग से बना दे डिस्क, जो सेमी डिस्क हो गया, सेमी सर्कुलर डिस्क हो गया, इसका जो है निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जिस 2/3 से मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। ये 2r/π है, उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ये डायमेंशन 1 to 2 बड़ा वाला डायमेंशन उससे एक ज्यादा 3, तो ये हो गया 4r/3π। ये कितना आ गया, ये पता नहीं कितना आया, 1 और समथिंग लाइक 0.37 कुछ ऐसे आएगा। ये नीचे आ जाएगा, 0.5 से अब नीचे आ जाएगा। अब इसका मास जो है नीचे में ज्यादा है, देखिए इधर ज्यादा दूर तक है ना, आप यहाँ पर देख सकते हो कि इधर ज्यादा 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 मटेरियल है। हाँ, तो हाफ कहीं पर भी होगा, इधर हाफ, तो हाफ से ज्यादा इधर आ गया नीचे में, तो ये हाफ से थोड़ा नीचे आ जाएगा। ये हो जाएगा, कितना हो गया आपका 1.33, उसको 3.14 से डिवाइड कीजिए तो एक समथिंग 3.44 से कुछ ज्यादा आ रहा है, ऑलमोस्ट 4.2 कुछ ऐसे आ रहा है। आप कैलकुलेट करके घर में देख सकते हो, समथिंग लाइक 0.4 के करीबन में है, लेकिन 5 से कम है। यहाँ पर जो है आधा से ऊपर है, 0.5 से ऊपर है, यहाँ पर 0.5 से थोड़ा नीचे। तो आपने देखा कि यदि एक का
सेंटर ऑफ मास आपको पता है, या तो इसका या इसका। यदि लोअर का पता है तो आपको जो मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर आया है उससे सीधे मल्टीप्लाई कर दीजिए, और यदि हायर का पता है, लोअर में जाना है, तो मल्टीप्लाई न करके डिवाइड कर दीजिए, आपको इसका पता चल जाएगा। एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर जो है सो कोन है, ये आइसक्रीम का कोन है। यदि होलो है, उसमें आइसक्रीम नहीं दिया हुआ है, जस्ट बिस्किट है, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा? सेंटर ऑफ मास आएगा h/3 पर। ये 0.33 आया, हाइट का 0.33 आया। पहली बात है सिमेट्रिक लाइन पर होगा, और ये लाइन जो इसका एक्सिस है वही सिमेट्रिक लाइन है। इसके पास भी एक ही सिमेट्रिक लाइन है, एक से ज्यादा नहीं है, नहीं तो दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट ही इसका सेंटर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका सेंटर ऑफ मास है। अब हमें यदि इसका पता करना है तो क्या करेंगे? हमें सीधे सिंपली मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर निकालना है। ये 2 डायमेंशन का चीजें हैं, इसमें एरिया केवल है। अब इसमें हम आइसक्रीम जो है वो डाल दिए, अब फुल आइसक्रीम से भर गया है। अब इसका सेंटर ऑफ मास पर नीचे आएगा, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3/4, एक से कम नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो नीचे आना ही है। ये है आपका कितना? h/3, और उसको मल्टीप्लाई कर दिया 3/4 से, तो ये h/4 आ गया, 0.25 पर आ गया, 1/4 पर आ गया। ये 1/4 पर हो गया आपका h/4 पे, और ये h/3 पे। दोनों में से कोई एक याद हो तो आप दूसरा आसानी से निकाल सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं, ये बाउल है, हेमिस्फेरिकल सेल यहाँ पर है, जिसको बाउल कर सकते हैं, कटोरा है, और उस कटोरा में जो है सो चावल भर दिया गया है, पूरा फुल हो गया है। अब इसका सेंटर ऑफ मास जो है सो कैसे चेंज करेगा? बिल्कुल पीछे का फार्मूला। यहाँ पर जो आप जो है सो इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो r/2 पर है। ये स्पेशल केस है, देखिए ये एग्जैक्टली बीचों बीच पड़ गया। आप यदि फिर कैलकुलस यूज करके निकालो कि ऊपर वाला का एरिया जो दिख रहा है आपका इधर, ये वाला जो एरिया है और नीचे वाला एरिया एग्जैक्टली सेम है, तो दोनों का सेंटर ऑफ मास जो है एक का यहाँ पर, एक का यहाँ पर, और आ गया दोनों के बीच में, एग्जैक्टली बीच में। और इसका r/2 हो गया है। अब यदि यहाँ से हम पता करें कि यदि इसको हम भर दें बाउल को किसी चीज से, लेकिन चीज वहां वही होना चाहिए जिससे इस मटेरियल, ये मटेरियल बना हुआ है उसी डेंसिटी का होना चाहिए, नहीं तो एक आयरन स्टील का और चावल डालेंगे तो ठीक नहीं है। लेकिन चावल डालने के लिए मैंने इसलिए कहा क्योंकि इसका मास तो बहुत कम है, इसका मास ज़्यादा है। ये जो कटोरा का मास बहुत कम है, राइस का मास ज़्यादा है। तो हमने जो इसका मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर क्या आएगा? मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर आएगा जो ज़्यादा डायमेंशन है 3/4, मल्टीप्लाई कीजिए r/2 को जो है सो मल्टीप्लाई कर दीजिए 3/4 से, ये आ गया 3/8r। ये समथिंग लाइक 0.38 कुछ ऐसे आएगा, ऑलमोस्ट 40। ये 0.38 आएगा, 3r/8, जो कि 0.38 ऑलमोस्ट 40 के करीबन है यहाँ पर। ओके, लास्ट वाला देखते हैं। ये है हमारा आर्क और ये है हमारा सेक्टर। आर्क है तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा? देखिए ये डिपेंड करता है इस एंगल पर। ये एंगल मान लीजिए बहुत छोटा है तो ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, राइट, ऑलमोस्ट लाइन हो जाएगा और उसी के ऊपर आके पड़ जाएगा। और यदि ये बहुत बड़ा हो गया, मान लीजिए एकदम सेमी सर्कल हो गया, तब हमें तो पता है कि ये सेमी सर्कल में आता है 2r/π पर, जो कि होता है कितना? 2r/π कितना होता है? ये 0 पॉइंट समथिंग लाइक 6 आता है कुछ ऐसे। अभी जो ऑलमोस्ट इसी के ऊपर में 1 पर है, 0.66, वो डिपेंड करता है एंगल पर। और जो एक्चुअल फार्मूला है वो है r टाइम्स इस एंगल का हाफ का साइन डिवाइडेड बाय एंगल का हाफ। सो साइन θ/2 डिवाइडेड बाय साइन θ/2 टाइम्स r। यहाँ थीटा जो है सो मस्ट बी इन रेडियन, आप डिग्री नहीं रख दीजिएगा, नहीं तो आप देखोगे कि ये बहुत छोटा आ गया है, एकदम इधर आके बैठ जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा डिग्री में ना। जहाँ आप इस केस में जैसे कि आप पाई रेडियन देखने जाएंगे, पाई के मतलब 3.1.4 पाई, आप कहीं आपने 180 लिख दिया तो 180 बहुत बड़ा नंबर हो गया। 60 टाइम आपने एक्सेस ज़्यादा से डिवाइड कर दिया, जो कुछ आया है उसको 60 से डिवाइड कर दिया, ऑलमोस्ट 0 हो जाएगा। तो एंगल जो है सो मस्ट बी इन रेडियन। और फिर अब इस आर्क से यदि आप जाते हो सेक्टर में, तो यहाँ पर आप 1 डायमेंशन से 2 डायमेंशन में जाते हो तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एक मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर से, और वो फैक्टर है हायर डायमेंशन, यहाँ पर 2 है, डिवाइडेड बाय उससे एक ज़्यादा 3, 2/3 से मल्टीप्लाई कीजिए
तो 2/3 टाइम्स r sin थीटा बाई 2 बाय होल थीटा बाई 2। तो इस तरह से आपको यहाँ पर मैंने एक क्लू दिया है, एक मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर दिया है, जिससे आप मल्टीप्लाई करके लोअर डायमेंशन से हायर डायमेंशन में जा सकते हैं, या डिवाइड करके हायर डायमेंशन के सेंटर ऑफ मास से लोअर डायमेंशन का सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हैं। बस कंडीशन यही है कि आप देखिए दोनों का स्ट्रक्चर एक जैसा होना चाहिए। ये देखिए रिंग है, रिंग नहीं आर्क है, इस बहुत सारे आर्क को यदि इससे ज्वाइन करेंगे तो ये सेक्टर बन जाएगा। बहुत सारे ये जो हेमिस्फेरिकल बॉल है डिफरेंट रेडियस का मिला के हम ये सॉलिड हेमिस्फेरिकल बॉल बना सकते हैं, या फिर ये जो हॉलो कोन है वो बहुत सारे हॉलो कोन को मिलाकर हम सॉलिड कोन बना सकते हैं। तो ये कंडीशन होना चाहिए, और उसके बाद में आपको किसी एक का पता है तो दूसरा निकाल सकते हैं। यदि लोअर डायमेंशन टू हायर डायमेंशन जा रहे हैं तो मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर से मल्टीप्लाई कीजिए, और यदि वाइस वर्सा हायर डायमेंशन टू लोअर डायमेंशन आ रहे हैं, जैसे सॉलिड से हॉलो में आ रहे हैं, तो आप इस मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर से डिवाइड कर दीजिए। तो एक आज हम आपको बताने वाले थे कि जो सेंटर ऑफ मास है उसे आप कैसे याद रखेंगे जो वेरियस स्ट्रक्चर है उसके लिए।